एवरीवन, वेलकम टू शेप आईएएस। जैसे कि आप सबको पता है, इलेक्शंस के रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड हो चुके हैं। तो अब हम आज समझेंगे कि इलेक्शन का प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया, पर इलेक्शन का प्रोसेस कैसा होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक स्टेप बैक लेकर जाना चाहूंगी इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन के रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर्ड हो चुके हैं और इट विल बी ओवरवेलमिंग फॉर ऑल द रिजल्ट। अब हम समझेंगे कि काउंटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली कौन होते हैं काउंटिंग एजेंट्स, क्या इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई गाइडलाइंस आती है जिनको हम अपॉइंट कर सकते हैं काउंटिंग एजेंट्स को। तो आज हम इस वीडियो में उसी को कवर अप करेंगे कि वो आर द काउंटिंग एजेंट्स। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अंडर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस यानी कि अंडर द लॉ 1961 काउंटिंग प्रोसेस जो होता है वो वेरी डिफाइंड है। इसमें क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी कि हम काउंटिंग एजेंट्स को अपॉइंट कर सकते हैं जो कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, टू इंश्योर दैट कि हर जगह ट्रांसपेरेंसी हो जब वोट काउंट हो। किसी तरह का डिस्पेंसी नहीं होना चाहिए, कोई ब्रीच नहीं होना चाहिए किसी भी लॉ का। इसलिए काउंटिंग एजेंट्स होते हैं ताकि जब काउंटिंग हो रही है वोटों की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हर जगह जो कैंडिडेट जो इलेक्ट करे, खुद को इलेक्शंस में उतार रहे हैं, वो हर जगह तो प्रेजेंट नहीं हो सकते। इसलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि काउंटिंग एजेंट्स को अपॉइंट करते हैं इन केस ऑफ द वोटिंग ऑफ एजेंट्स में, काउंटिंग ऑफ वोट्स के अंदर। अब मैं एक बात बताऊं तो इसको एक डीपर लुक से समझते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अंडर द लॉ काउंटिंग ऑफ वोट्स इज कैरिड अंडर द सुपरविजन ऑफ आरओ, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर के अंदर ही सारे काउंटिंग्स होते हैं वोट के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है, जब वोटिंग कंप्लीट होती है, जो जितनी भी सारी ईवीएम्स होती हैं जिनमें हम लोग वोट देते हैं, वो सारी की सारी असेंबल्ड होती है और वो स्ट्रॉन्ग रूम्स के अंदर मूव की जाती है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस रहते हैं, जहां पर किसी भी तरह का ब्रीच नहीं हो सकता है, पूरी ईवीएम सिक्योर्ड रहती है। जब काउंटिंग का दिन आता है तो जो आरओ होता है यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है, वो उसके अंडर में पूरा कंट्रोल होता है। इस तब उसी के सामने ईवीएम जो है, वैसे तो वो लॉक्ड होती है, पर ईवीएम उसी के सामने यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर्स के सामने ईवीएम खुलती है, अनलॉक्ड होता है और पूरा की पूरा काउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो बेसिकली काउंटिंग एजेंट्स का रोल ही ये होता है कि जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स होते हैं, जो इलेक्शंस लड़ रहे होते हैं, वो हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते। मतलब वो खुद भी प्रेजेंट हो सकते हैं एट द टाइम ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स, बट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो है लोकेशंस पे काउंटिंग होती है वोट्स की, ईवीएम्स खुलते हैं, तो वो एक कैंडिडेट हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता। इसलिए वो अपने अपॉइंट पे काउंटिंग एजेंट्स को अपॉइंट करते हैं जिससे कि वो उस टाइम प्रेजेंट हो सके जब काउंटिंग ऑफ वोट्स चल रहे हैं, वोटों की गिनती शुरू हो रही है, ताकि वो उनके बिहाफ पे वो कैंडिडेट जो है, जो रोल बनकर गए हैं काउंटिंग एजेंट्स के, वो वहां रह सके। उनके पास पूरा एक्सेस होता है पोलिंग बूथ का। जब काउंटिंग प्रोसेस अंडरवे होती है, वो उसी टाइम वहीं प्रेजेंट होते हैं जब काउंटिंग ऑफ वोट्स होते हैं। सो दिस इज अबाउट काउंटिंग एजेंट्स। अब क्वेश्चन ये है कि हर कोई काउंटिंग एजेंट्स बन सकता है या इसके लिए कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है इलेक्शन हैंडबुक में, या फिर कोई क्वालिफिकेशन है। बेसिकली अगर बात बताऊं तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ, बट इलेक्शन कमीशन ये अर्ज करता है कि जिन्हें आप काउंटिंग एजेंट्स चूज कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्शंस में कंटेस्ट करते हैं, लड़ते हैं, उनसे ये गुजारिश होती है, ये अर्ज होता है कि जिन्हें आप काउंटिंग एजेंट चुन रहे हैं वो एक मेच्योर और एक मेजर पर्सन होना चाहिए, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबिलिटी वाले पर्सन होनी चाहिए और उनको नॉलेज होनी चाहिए काउंटिंग ऑफ वोट्स की। जब कहीं अगर उनको लग रहा है डिस्क्रेंसी हो रही है, कोई ब्रीच हो रहा है किसी रूल का, तो वो जो है कोर्ट में फाइल कर सके, ईसीआई के सामने उस पॉइंट को रख सके। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है टू द कैंडिडेट्स जो इलेक्ट करते हैं, कंटेस्ट करते हैं, जो इलेक्शंस में खड़े होते हैं, उनको अगर आप अपने बिहाफ पे काउंटिंग एजेंट्स रख रहे हैं तो वो काउंटिंग एजेंट्स मेजर और अकाउंटेबल होने चाहिए। अब समझते हैं थोड़ा और डिटेल्ड में कि कितने काउंटिंग एजेंट्स हो सकते हैं, क्या कोई नंबर स्पेसिफाइड है इलेक्शन हैंडबुक के। पर एक रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि जब काउंटिंग प्रोसेस अंडर वे हो, जब काउंटिंग प्रोसेस चल रहा हो काउंटिंग बूथ पे, तो उस टाइम कोई भी सिटिंग एमपी या एमएलए और कोई भी मिनिस्टर, चाहे वो सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, वो अलाउड नहीं होते एट द स्टेज ऑफ काउंटिंग बूथ। क्यों नहीं होते? रीजन ये होता है क्योंकि वो ऑलरेडी पोजिशन ऑफ पावर में है। अगर वो आएंगे काउंटिंग बूथ में तो दे माइट इन्फ्लुएंस द ऑफिशियल्स ऑल्सो जो इन्वॉल्व है काउंटिंग प्रोसेस के अंदर। इसलिए टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी रहे, इसलिए उनको अलाउड नहीं होता काउंटिंग बूथ में आने के लिए। पर जरूरी नहीं है कि ऐसा हर बार हुआ हो, कई बार इस रूल को जो है वो ब्रीच भी किया गया है। अगर आपको याद होगा, रिसेंटली कर्नाटका के अंदर जब अभी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस चल रहे थे, तो वहां पर टाइट कॉन्टेस्ट था बिटवीन कैंडिडेट्स, बेंगलुरु में दो कैंडिडेट्स को लेकर के जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से थे। और इमीडिएटली जो सिटिंग एमएलए थे और जो एमएलए और एमपी जो थे ना सिटिंग,
वो उस टाइम पर प्रेजेंट हो गए काउंटिंग बूथ पे विद सिक्योरिटी कवर को लेकर के। तो ऐसा नहीं है कि ये रूल ब्रीच नहीं हुआ, बट ये भी एक इलेक्शन हैंडबुक में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम बात करते हैं कि काउंटिंग एजेंट्स हम कितने डिप्लॉय कर सकते हैं, यानी कि एक कैंडिडेट अपने बिहाफ पे कितने काउंटिंग एजेंट्स डिप्लॉय कर सकता है काउंटिंग बूथ में जब वोटों की गिनती हो रही हो तब। तो टोटल काउंटिंग एजेंट्स कितने डिप्लॉय हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक सेंटर होता है और उसमें जो है एक काउंटिंग हॉल होता है और उसके अंदर मल्टीपल काउंटिंग टेबल्स होती हैं। जो टेबल्स होनी चाहिए ईसीआई के अकॉर्डिंग वो केवल 14 होनी चाहिए और एक टेबल होनी चाहिए आरओ की। तो जो काउंटिंग एजेंट्स होते हैं वो टोटल 14 डिप्लॉय किए जा सकते हैं एक सेंटर के अंदर एक काउंटिंग बूथ में। पर अगर ईसीआई को लगता है उसको इंक्रीज करना चाहिए तो ईसीआई जो है वो नंबर ऑफ टेबल्स इंक्रीज कर सकता है। यानी कि काउंटिंग एजेंट्स जो है वो नंबर ऑफ टेबल्स के अकॉर्डिंग होते हैं, जितने नंबर ऑफ टेबल्स होंगे उतने काउंटिंग एजेंट्स होने चाहिए। पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो टेबल्स है वो 14 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 14 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एक टेबल सेपरेट होती है रिटर्निंग ऑफिसर की। अब इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। तो जो काउंटिंग एजेंट्स है उनको फॉर्म 18 के थ्रू जो है अपॉइंट किया जाता है। काउंटिंग एजेंट्स को जो है वो फॉर्म 18 फिलअप करना पड़ता है और उनको पर्सनली जो है इनको एक फॉर्म दिया जाता है। जो कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स होते हैं वो काउंटिंग एजेंट्स को एक फॉर्म देते हैं और उसमें वो पर्सनली साइन करते हैं अपने अपने नाम के आगे उस फॉर्म 18 के अंदर। और ईसीआई जो है वो ये भी प्रोवाइड करवाता है कि जो काउंटिंग एजेंट्स होनी चाहिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे कि ईवीएम के बारे में उनको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, काउंटिंग कैसे होनी चाहिए उनकी आंखों के सामने जब वोटों की काउंटिंग हो रही है तो वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है जो प्रोवाइड करवानी ज़रूरी होती है काउंटिंग एजेंट्स को, ताकि क्या होता है जब भी कोई डिस्पेंसी आए कोई कंप्लेंट उनको करनी हो तो वो सीधा कैसे कंप्लेंट कर सके ये भी उनको पूरा पता होना चाहिए। काउंटिंग एजेंट्स को कंप्लेंट के मामले में रिटर्निंग ऑफिसर्स को फाइल करना चाहिए और रिटर्निंग ऑफिसर आके उनकी कंप्लेंट को ईसीआई को प्रोवाइड करता है। तो जो काउंटिंग एजेंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब वोटों की गिनती होती है बूथों पर। तो दिस इज ऑल अबाउट द काउंटिंग एजेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में कोई भी क्वेरी है तो ज़रूर पिंग अप करें।